गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने जो स्टार्ट करा हुआ चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमने किंगडम मोनेरा स्टार्ट करी हुई है। हमने यू बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर प्रॉपर डिस्कस कर ली थी, राइट। हमने इसके अलावा उसके न्यूट्रिशन की भी बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, राइट, यानी कि हाउ बैक्टीरिया इज़ एबल टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। तो रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया जो है वो 3 तरह से हो सकती है। इट वुड बी बाइनरी फिजन, और स्पोर फॉर्मेशन मतलब स्पोरुलेशन, स्पोर्स बना सकता है, एंड लास्ट इज दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, राइट। नेक्स्ट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज बाय बाइनरी फिशन, स्पोरुलेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जो मैं इन तीनों में से सबसे कॉमन मेथड की बात करूँ तो कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन फेवरेबल कंडीशन इट इज़ बाइनरी फिशन, राइट। तो ये जो डायग्राम्स मैंने नीचे बना रखे हैं दीज आर ऑफ बाइनरी फिजन, राइट। सो दिस शोज बाइनरी फिजन। और मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बोला भी है, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड इन फेवरेबल कंडीशन ओनली, क्लियर। सो बाइनरी फिजन is the most common method in favorable conditions. क्लियर। तो जब सारे फेवरेबल कंडीशंस लाइक प्रॉपर फूड अवेलेबल है, राइट, जिस कंडीशंस में वो रह रहा है उसकी टेम्परेचर, पीएच सब मेंटेन है, तो वो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तब बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? बाइनरी फिजन से, राइट। और देखा जाए तो इस पर मैं डायग्राम में बता रही हूँ कि जो बाइनरी फिजन होता है ना, उसमें हो क्या रहा है बेटा, उसमें ना ए माइटोसिस होती है। प्लीज़ इस पर नोट करें, ए माइटोसिस है क्या बेटा? ए इज़ द एब्सेंस, and mitosis word comes from mitose which means thread। बेटा ए माइटोसिस में कोई भी स्पिंडल नहीं बनेगी। स्पिंडल क्या होती है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं डीएनए को ऐसे सेपरेट करती है। तो डीएनए पे पहले ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फिक्स होंगी, फिर उसको वो डिवाइड कर देगा। लेकिन मैं यहाँ पे कह रही हूँ, यहाँ पे ए माइटोसिस है, मतलब कोई भी ऐसी स्पिंडल या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, राइट। सो ए माइटोसिस मीन्स नो स्पिंडल फॉर्मेशन। व्हाट? नो स्पिंडल फॉर्मेशन, क्लियर। तो अब हम डायग्राम से समझेंगे कैसे बाइनरी फिजन होती है। सबसे पहले आप ध्यान दोगे कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने अंदर ड्रॉ करी है, दिस वन इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड। मे बी आपके डायग्राम में इसको न्यूक्लियस लिखा हो, तो इट्स नॉट बेटर टर्म, क्योंकि हमें पता है हम न्यूक्लियस टर्म यूज़ करते हैं अगर डीएनए के आसपास क्या हो? मेम्ब्रेन हो। लेकिन हम यहाँ पे जो टर्म यूज़ करेंगे वो करेंगे न्यूक्लियोइड, क्लियर। तो आप देखोगे न्यूक्लियोइड, या इसको मैं बोल सकती हूँ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, सबसे पहले क्या करेगा बेटा? रेप्लिकेट। सी ये देखो, ये नॉर्मल बैक्टीरिया था, अभी ये रेप्लिकेट करना, देखो इसका साइज़ देखो अब। सो न्यूक्लियोइड अब क्या कर चुका? रेप्लिकेट मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट, अपने मटेरियल को डबल कर चुका। बेटा स्टूडेंट्स, हमें ये चीज़ पता है, देखो बैक्टीरिया ने 2 में डिवाइड होना है, 2 में डिवाइड होना है, तो बेटा उसको अपने मटेरियल पे तो पहले डुप्लीकेट करना पड़ेगा। वो अपना क्यों देगा? तो पहले वो मटेरियल क्या करेगा? डुप्लीकेट करेगा, फिर उसको क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ न्यूक्लियोइड जो है वो क्या करा? रेप्लिकेट करेगा। देखो न्यूक्लियोइड रेप्लिकेट करा, राइट, क्लियर। और आप देख रहे हो
इसी के दौरान आप अब नेक्स्ट स्टेप में देखो न्यू मीसोसोम डेवलप होगी। स्टूडेंट्स आपको मीसोसोम याद होगी। मीसोसोम क्या थी? इनर मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इनवेजिनेशन थी। तब आपको याद होगा मैंने बताया था न्यू मीसोसोम हेल्प इन सेप्टम फॉर्मेशन एंड इवन हेल्प इन रेस्पिरेशन, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई? इन द मीन टाइम न्यू मीसोसोम डेवलप। मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे मीसोसोम, न्यू मीसोसोम डिवेल्प्स, राइट। तो आप देख ही रहे हो 1 और 2 दो बन गई हैं, राइट। और आप क्या देख रहे हो अभी? नेक्स्ट देखो तो बेटा अब आप ध्यान से देखोगे, अब सेल डिवाइड होना शुरू होगा इनटू 2। देखो एक मिनट ध्यान से, यहाँ पे फाइनली आप देख रहे हो कि न्यूक्लियोइड तो 2 में डिवाइड हो चुका है, सेल भी डिवाइड हो रहा है। पर ये कैसे डिवाइड हुआ? ध्यान से देखो यहाँ पे, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। स्टूडेंट्स अब आपको यू वेक्टर के कंपोनेंट्स मुझे रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा। बाहर सेल वॉल होती है, फिर अंदर सेल की मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल के बाहर एक स्लाइमी सा सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? यस, स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे ये अंदर को, ये देखो जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इनवेजिनेट होना शुरू हो गई। नाउ द सेल मेम्ब्रेन ग्रोज इन बिटवीन द 2 मीसोसोम। देखो 2 मीसोसोम के बीच में जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ ग्रो होना शुरू हो गई, राइट। और जब वो ग्रो करेगी ना तो वो पुश कर देगी। किसको पुश कर देगी? 2 डॉटर क्रोमोसोम, या देखो इसने पुश कर दिया, मैंने इस डायग्राम में पुश किया हुआ ही दिखाया हुआ। नाउ इट पुशेस द 2 डॉटर बैक्टीरियल क्रोमोसोम और न्यूक्लियोइड इनटू 2। क्लियर? तो ऑपोजिट साइड में चले गए ना। तो यानी कि यहाँ पर हमारी सेल की मेम्ब्रेन भी क्या होनी शुरू हो गई? कंस्ट्रिक्ट होनी शुरू हो गई। अब आगे देखो सेल की मेम्ब्रेन पूरी कंस्ट्रिक्ट हो चुकी। देखो ये देखो, ये पूरी सेल की मेम्ब्रेन अंदर तक कंस्ट्रिक्ट हो चुकी, यानी कि डिवाइड हो चुकी। ये जो यहाँ पे डिवीजन शुरू हुई थी ना, ये डीप होती गई, अंदर तक डीप होती गई, और फाइनली इस तरह से ये एक मिनट नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ। ये देखो सेल की मेम्ब्रेन अगर मुझे कंस्ट्रिक्ट करते हुए दिखानी हो तो मैं ऐसे दिखा सकती हूँ। सी देखो सेल की मेम्ब्रेन ये पूरी और डीप हो गई, फिर और अंदर तक अगर हो जाएगी तो वो 2 में डिवाइड कर देगी, राइट। तो हम बात करते सेल की मेम्ब्रेन तो डिवाइड कर चुके हैं। नाउ सेल का देखो यहाँ पे सेल की मेम्ब्रेन पूरी डिवाइड हो चुकी। अब सेल का साइटोप्लाज्म देखो, ये अंदर वाला, ये जिसमें ने साइटोप्लाज्म ने भी कंस्ट्रिक्शन डेवलप कर ली, राइट। एंड 2 फाइनली प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोटोप्लाज्म हो गया, क्योंकि देखो अगर सेल की मेम्ब्रेन डिवाइड करेगी तो ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म भी साथ में डिवाइड करेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। तो साइटोप्लाज्म ने भी कंस्ट्रिक्शन डेवलप कर ली थी इन द मिडल, एंड फाइनली वो भी 2 डॉटर प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड कर गया। क्लियर? तो अब आप एक चीज़ और ध्यान से देखोगे, यहीं पे इसी डायग्राम में ध्यान से देखो सेल की वॉल भी अंदर की तरफ इनवेजिनेट होना शुरू हो गई। देखो ये सेल की वॉल, मेम्ब्रेन तो कर ही चुकी है, अब ये सेल की वॉल देखो। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ फाइनली सेल वॉल। क्लियर? इट शोज सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन। बेटा सेंट्रीपिटल क्या होता है? फ्रॉम पेरिफेरी मतलब साइड से टुवर्ड्स सेंटर। अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल बोलती तो फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स पेरिफेरी, लेकिन मैंने क्या बोला है? सेंट्रीपिटल। सो सेल वॉल ऑल्सो डिवाइड्स सेंट्रीपिटली। तब सेल वॉल ने भी डिवाइड करना शुरू कर दिया, राइट। फाइनली ये दोनों क्या होंगे? अब देखो सेपरेट हो चुके, 2 डॉटर बैक्टीरिया जो है हमारे पास बन चुके हैं, राइट।
तो इन द फेवरेबल कंडीशन ईच बैक्टीरियम जो है वो हर 20 मिनट में डिवाइड करता है। देखो हर 20 मिनट में ऐसे डिवाइड, तो ये आगे 20 मिनट बाद ये भी आगे डिवाइड कर जाएंगे। क्लियर? तो अगर स्टूडेंट्स मैं इसकी आपको समराइज़ कर दूं पूरे इस टॉपिक को, बाइनरी फिशन को, तो मैं बताऊंगी इट्स अ मोस्ट कॉमन मेथड इन द फेवरेबल कंडीशंस, राइट। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया है उसका न्यूक्लियोइड पहले डुप्लीकेट करता है, रेप्लिकेट करेगा, मीसोसोम देन 2 में डिवाइड हो गई, देखो, राइट। और सी ये आप देख रहे हो, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंस्ट्रिक्शन डेवलप कर रही है, अंदर की तरफ मूव करेगी और फाइनली क्या हो जाएगी, इन्वेजिनेट हो जाएगी। पूरी इन्वेजिनेट होने के बाद ये दोनों डॉटर क्रोमोसोम्स को क्या कर देगी, सेपरेट कर देगी। ये सेपरेट हो चुके हैं, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो चुका है। नाउ द सेल वॉल डिवाइड्स, अब ये सेल वॉल भी डिवाइड हुए हमने दिखा दी है, ये देखो, राइट। और फाइनली 2 डॉटर सेल्स हमारे पास सेपरेट हो चुके हैं, राइट। तो 2 डॉटर बैक्टीरिया हमारे पास डेवलप हो गए हैं। तो फर्स्ट मेथड बाइनरी फिशन इज डन, क्लियर। नाउ द सेकेंड मेथड इज द स्पोरुलेशन। So the second method is sporulation. Sporulation को हम एक और नाम से जानते हैं, that is spore formation. Spore formation. तो बेटा sporulation कब होगी, याद रखो, this is under unfavorable conditions. कब होनी है, under unfavorable conditions. बाइनरी फिशन कैसी हो रही थी, अंडर फेवरेबल कंडीशंस, क्लियर। तो बेटा अनफेवरेबल कंडीशंस क्या हो गई, जैसे कि फूड का ना अवेलेबल होना, राइट, जैसे कि प्रॉपर टेम्परेचर ना होना, प्रॉपर पीएच मेंटेन ना होना वाटर की जिसमें वो रह रहा है बैक्टीरिया, तो वो सारी कंडीशंस क्या होगी, अनफेवरेबल। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो कुछ रेजिस्टेंट मतलब जिनको कोई किसी चीज़ का, जिनके ऊपर कोई असर नहीं होता, कुछ बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ना, बेसिकली वो डेवलप करते हैं कुछ डॉर्मेंट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर्स। वो सिस्ट भी बना सकते हैं, वो कोनिडिया भी बना सकते हैं, वो गोनिडिया भी बना सकते हैं, वो आर्थोस्पोर भी बना सकते हैं बेसिकली, लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे एंडोस्पोर्स। तो मैं बोलूँगी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन सर्टेन कौन से, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, राइट, सर्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे डिवेल्प डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव, रेजिस्टेंट मतलब जिनको कोई किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता, स्पोर्स बना सकते हैं। आपको बता दूं, एक बार अगर ये स्पोर्स बन गए तो ये सॉइल में 1000 ईयर्स तक भी ऐसे पड़े रह सकते हैं, जब तक कि फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ये स्पोर्स जो हैं वो उनकी वॉल टूट जाती है और ये दोबारा से बैक्टीरिया जो है वो उसमें डेवलप हो जाते हैं, राइट। तो ये एंडोस्पोर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी, सी, ये हमारे पास सिंपल बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल को डिसाइड करना होता है, राइट, क्या डिसाइड करना पड़ता है कि उसको एंडोस्पोर बनाना है। अब वो कैसे डिसाइड करेगा, अगर वो सेंस करेगा कि उसको अनफेवरेबल कंडीशन को, बेसिकली स्टारवेशन होता है। स्टारवेशन मतलब अगर उसको फूड अवेलेबल ना हो तो स्पोरुलेशन शुरू हो जाती है, क्लियर। तो स्पोरुलेशन शुरू होगी तो फाइनली आप देखोगे इसने अपने न्यूक्लियोइड के आसपास एक लेयर से डेवलप कर ली, राइट, उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, तो मतलब अंदर एंडोस्पोर फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई है, क्लियर। ताकि देखो ये न्यूक्लियोइड जो था वो प्रोटेक्ट रह सके।
तो इसको प्रोटेक्शन के लिए ये कौन कौन सी लेयर्स बनाता है? पेप्टिडोग्लाइकन। स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने बताया था पेप्टिडोग्लाइकन किस चीज़ का बना होता है। स्टूडेंट्स याद करो, नैम एंड नैग। नैम क्या था? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और नैग क्या था? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, राइट। तो अगर मैं आपको अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं कि अकेला स्पोर कैसा होगा, इट विल बी लाइक दिस। सी, ये मैंने सिर्फ एक सिंगल स्पोर की स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है। दिस इज़ एंडोस्पोर, राइट। तो अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँ, ये अंदर वाला क्या है बेटा? न्यूक्लियोइड। अब आपको याद होगा न्यूक्लियोइड क्या है इसका? डीएनए। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, मैं अपनी ब्लैक डॉट से बना रही हूँ यहाँ पे, दिस वन इज इट्स साइटोप्लाज्म, राइट। और इसके बाहर जो लेयर मैंने ये ड्रॉ करी है, दिस वन इज कॉर्टेक्स, प्रोटेक्टिव लेयर, राइट, क्लियर। सो दिस वन इज कॉर्टेक्स। और ये जो है बाहर वाली, बिल्कुल बाहर वाली, इसको हम कहते हैं एक्सोस्पोरियम। क्या कहते हैं? एक्सोस्पोरियम। तो ये थी इसकी लेयर्स। एक चीज़ मैं और बता दूं, ये जो हमारे पास न्यूक्लियोइड है, इसके बाद साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म के बाहर ये रेड वॉल जो आप देख रहे हो, दिस वन, इसको हम बोलते हैं कोर वॉल। कोर मतलब सेंटर वाले की वॉल। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताई है, दिस वन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ व्हाट? इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर। और एंडोस्पोर कब बनते हैं? यस, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये स्पोर का कोट टूट जाएगा, राइट। स्पोर का कोट ब्रेक हो जाएगा, कॉर्टेक्स ब्रेक हो जाएगी, और फाइनली अंदर न्यूक्लियोइड और साइटोप्लाज्म के साथ बस ये सिर्फ कोर की वॉल जो है वो निकल आएगी, एंड दैट डेवलप इनटू, दैट इज़ एक्चुअली बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में डिवेल्प हो जाएगा, या बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन ही थी ये। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स। और आपको बता दूं, ये ऐसा इनएक्टिव, मैंने बताया था, ये अबाउट 1000-2000 ईयर्स तक सॉइल में ऐसे इनएक्टिव पड़े रहेंगे जब तक कि फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाती, राइट। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब ये ब्रेक हो जाएगा और बैक्टीरिया डेवलप हो जाएगा। क्लियर? और जो इसको इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं रेजिस्टेंट या डोरमेंसी प्रोवाइड करता है, वो एक एसिड होता है, दैट इज़ डिपिकोलिनिक एसिड। बेटा ये एक ऐसा एसिड होता है जो बैक्टीरिया को क्या करता है? उसके एंडोस्पोर को काफ़ी रेजिस्टेंट बनाता है, डोरमेंट बनाता है। ये ड्यूरिंग एंडोस्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे ही अंदर जो है वो डिपॉजिट होता है, और यही स्पेसिफिक इसको क्या बनाता है? यस, डोरमेंट मतलब इनएक्टिव बनाता है, इतने सालों तक जो ये रह जाता है। क्लियर? स्टूडेंट्स, हम बैक्टीरिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।